उसे उसके भाई से मिलने की अनुमति क्यों दी? उसने तुम्हें भरी सभा में बेइज्जत की, फिर भी तुमने उसकी मुराद पूरी कर दी। मैं जानना चाहती हूँ चंद्र, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? पहले तो तुम उसे दासी बनाकर इस महल में लेकर आते हो, उसके बाद उससे शादी करके उसे रानी बना देते हो, हर रात उसी के साथ बिताते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। मैंने जो कुछ भी किया राज्य के हित में क्या समझी। भूलो मत, तुम मेरी वजह से राजा बने। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें राजा बनाया है। ये जो ताज तुमने पहना है उस पर केवल मेरा हक है। तुम तो एक मामूली से फौजी हुआ करते थे। ये राजगद्दी, ये महल, ये सब कुछ मेरी वजह से मिला है तुम्हें। ये जो भी कहा है फिर कभी मत दोहराना। ये मत भूलना कि तुम आई थी मेरे पास सहायता के लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध चाहिए था और मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एक था। मेरी बात जीवन भर स्मरण रखना कि आज अगर मैं अगर राजा हूं तो केवल और केवल मेरे आचार्य के कारण। जीवन भर इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा कर रखना। तुम क्या कह रही हो नंदिनी? तुम्हारे पिता महाराज जीवित, पर तुमने तो कहा था कि चंद ने स्वयं अपने हाथों से। हाँ माँ, पर धन भैया ने स्वयं मुझसे कहा कि पिता महाराज जीवित है, पिता महाराज जीवित है। माँ, हमने बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि मैं शीघ्र ही आप सबकी इस पीड़ा से मुक्त कर दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं धन भैया को कारागार से निकलवा कर ही रहूंगी, जिसके पश्चात धन भैया हमें यहाँ से निकालकर पिता महाराज के पास ले जाएंगे। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तो केवल उचित समय की। नंदिनी, छाया, मेरा एक कार्य करोगी? छाया, अवश्य करूंगी, परंतु तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? बस ये मत पूछो। तुम किसी भी बात ये बद्रीनाथ सत्यजीत को दे दो, क्योंकि मुझ पे इतना साहस नहीं है कि मैं स्वयं उसे बता सकूं इसमें क्या लिखा है। मैं उसे नहीं बता पाऊंगी कि मेरा विवाह किसी और से निश्चित हो गया है। क्या? कब? किससे और किसने निश्चित किया ये? चंद्र ने मेरा विवाह कलिंग के राजकुमार से निश्चित कर दिया है। परंतु सत्यजीत का क्या? तुम तो उससे प्रेम करती हो ना? करती हूँ मैं प्रेम उससे, परंतु मैं चंद्र के निर्णय का विरोध नहीं कर सकती। चंद्र ने भरी सभा में घोषणा कर दी, यदि मैं पीछे हटी तो चंद्र और मेरे कुल का कितना अपमान होगा। नहीं, मैं नहीं होने दे सकती। नहीं छाया, परंतु जिसे तुम प्रेम नहीं करती उससे विवाह करना आत्महत्या है। तुम उससे प्रेम ही नहीं करती तो फिर कैसे जी पाओगी? यदि तुम सत्यजीत से सच में प्रेम करती हो तो फिर सबके सामने स्वीकार करो, कायर मत बनो। कायर नहीं हूँ मैं। जिससे आप प्रेम करते हो उससे जानबूझकर दूर रहना तो बहुत ही साहस का कार्य है, परंतु मैं अपने कुल को अपमानित नहीं कर सकती। तुम मेरा कार्य करो। तुम ना ये पत्र जाके सत्यजीत को दे आओ। वो
नवरात्रि में मुझसे मिलने आएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ नंदिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम ये पत्र सत्यजीत को दे आना। छाया, मैं अभी जाकर सम्मान को रद्द कर दूंगा। अधिक से अधिक क्या होगा, जिन राजाओं का सर मेरे सामने नहीं उठता उनके सामने मेरी दृष्टि झुक जाएगी। मुझ पर वचन तोड़ने का आरोप लगेगा, समूचे भारत में मगध का अपमान होगा। मुझे ये संबंध स्वीकार है। मैंने सदा आपका सर ऊंचा देखा है। मेरी वजह से मैं आपकी दृष्टि नीचे नहीं होते देख सकती। जब मैं तुम्हें पुस्तक पढ़ने की अनुमति दे चुका हूं तब फिर क्यों छुपा रही हो? या कुछ और छुपाया हुआ है इसमें? इसमें तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। हटो, देखने तो मुझे। ईश्वर, यदि इसने पत्र देख लिया तो बड़ा संकट आ जाएगा। इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं। फिर यदि इसमें मेरी मृत्यु का कोई अस्त्र ही क्यों ना हो, मुझे कोई भय नहीं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो। तुमने मुझे पुस्तकें पढ़ने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार है, फिर चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, निर्धन हो, धनवान हो, बड़ा हो, छोटा हो। और मैं कभी किसी से उसका अधिकार नहीं छीनता। क्या अधिकार केवल शिक्षा पर है, प्रेम पर नहीं? क्या है ना, आज तक मुझे कभी प्रेम नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी हो तब भी मैंने कुछ अनुभव नहीं किया है। महारानी की जय हो। देवी अवंतिका आपको बुला रही हैं। कितनी विचित्र स्त्री है, इतनी पढ़ी लिखी होने के पश्चात भी इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न। भला कोई बुद्धिमान मनुष्य क्यों प्रेम करेगा? प्रेम तो केवल मूर्खों का काम है। ये स्तंभ देख रहे हैं आप, इसके भीतर एक गुप्त मार्ग है जिसकी जानकारी केवल मुझे और पिता महाराज को है। ये मार्ग सीधा महल के बाहर यहाँ खुलता है। हमें किसी भी रूप में धन भैया को स्तंभ तक पहुंचाना होगा। परंतु ये संभव कैसे होगा? महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठोर है और कारागार के समीप तो और भी अधिक। अरे हाँ भाभी, मैंने आपसे कुछ मंगवाया था ना, उसका प्रबंध हो गया? बहुत अच्छे। कल महल में उत्सव होने वाला है। हमें किसी भी रूप में इन औषधियों को सैनिकों में बंटने वाले लड्डुओं में मिलाना होगा। इसे खाते वो मूर्छित हो जाएंगे, जिसके बाद में आसानी से भैया को छुड़वा लूंगी। ये देखिए। मगध नरेश महाराज चंद्रगुप्त मौर्य पधार रहे हैं। ये क्या है?
राजकुमारी छाया का विवाह है, तो उन्हें देने के लिए ये भेंट है हमारी ओर से। ये हमारे परिवार से शगुन। अच्छी बात है। मैं बस यहाँ आपको सूचित करने आया था कि राजमाता चाहती हैं कि विवाह के सभी कार्यक्रमों में आप सब लोग सम्मिलित हो। हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है। आप हमारे संबंधी बन गए, इस नाते छाया बेटी से भी हमारा संबंध जुड़ा हुआ। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मुझे विलंब हो रहा है। सत्यजीत छाया के पत्र की प्रतीक्षा में होगा। मुझे जाना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। ये नंदिनी इतनी रात्रि को छुपकर कहां जा रही है? महारानी, आप क्षमा कीजिएगा, परंतु छाया नहीं आई। वो कुशल तो है ना? छाया कुशल है, परंतु इस समय उसका उपस्थित होना संभव नहीं। ये सब आपके पत्र हैं और छाया का उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए कहा है मुझे विवाह का समाचार मिला। जानता हूँ न मैं कुछ कर सकता हूँ और न ही छाया। एक राजकुमारी और एक साधारण से सोना गढ़ने वाले का क्या मेल। मैंने तो अपना प्रेम खो दिया और मैं उसे कभी भुला ना सकूंगा। महारानी, क्या वर्षों के प्रेम का मुझे इतना अधिकार भी नहीं कि एक अंतिम बार छाया को देख सकता। ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये व्यक्ति जो नंदिनी से छिपकर मिल रही है? मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ, परंतु अब तुम्हारा मिलना उचित नहीं है। एक राजकुमार के साथ विवाह के बाद जीवन में काफी परिवर्तन आते हैं। समझने का प्रयास करना। मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि यदि महाराज को पता चल गया तो तुम उसका परिणाम जानते हो। जिस भांति से स्नेह से बात कर रही है, ऐसा ज्ञात होता है जैसे ये कोई गुप्तचर ना हो, उसका प्रेमी हो। और यदि ये इसका प्रेमी है तो नंदिनी ने इस बारे में मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? चंद्र चंद्र ये सब क्या है नंदिनी? तुमने विवाह से पूर्व मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा अपराध। उसे घृणा की परिभाषा आती है। प्रेम क्या होता है वो नहीं समझता है। परंतु चंद्र, मैं कैसे बताऊं ये? क्या समझाओगे तुम? तुम्हारा विवाह तो मलय केतु के साथ होने वाला था ना? या फिर तुमने उससे भी मेरे भांति अंधेरे में रखा? इतना घृणित कार्य करते समय तुम्हें लाज नहीं आई? नंदिनी, तुमसे इतने बड़े दोष की अपेक्षा नहीं थी। तुम एक विवाहित हो, मगध की महारानी हो। भरी सभा में तुमने मुझसे प्रश्न किया था ना, अब मैं भरी सभा में तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम अपने अपराध के स्पष्टीकरण देना। को वो जो भागा है उसे तुरंत पकड़ के सभा में प्रस्तुत किया जाए। सभी सभासदों को सभा में एकत्रित किया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी।
क्या बात है चंद्र? इतनी रात्रि अविलंब ये सभा बुलाने का कारण क्या है? हर एक अपराधी को उन पर लगाए गए अपराध का स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलता है, और यही अवसर मैं आपको भी देता हूं। तो बताइए, इन पत्रों का अर्थ क्या है? नंदिनी, तुम किसी को बात मत बताना। यदि आचार्य को ये ज्ञात हो गया तो वो सत्य की हत्या करवा सकते। आपका मौन आपका अपराध सिद्ध करता है, और आपका आरोप है कि आपने विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात एक पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए रखा, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। तो बताइए मगध की महारानी, क्या ये अपराध सत्य है? चंद्र के हाथ में जो पत्र है वो तो सत्या ने मुझे भेजे हैं, परंतु चंद्र नंदिनी पे क्यों संशय कर रहा है? आपने मुझ पर आरोप लगाया था ना कि मैंने आपको आपके अधिकारों से वंचित रखा। तो बताइए, क्या इस भांति आप अपने अधिकार का उपयोग करेंगी? क्या इस भांति एक विवाहित स्त्री का एक पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना उसे शोभा देता है? बताइए महारानी, उत्तर दीजिए कि क्या आपको आपका अपराध स्वीकार है, या अब भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहती हैं? महाराज, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ। मेरी पुत्री कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसे लज्जित होना पड़े। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो फिर ये मौन क्यों है? ये क्यों कुछ नहीं कहती? नंदिनी कुछ बोलो। जो तुम पर लांछन लगाया जा रहा है उसका जवाब दो कि तुमने कुछ नहीं किया। नंदिनी कुछ बोलो। इनका मौन ही इनका अपराध सिद्ध करता है, तो अब इन्हें दंड अवश्य मिलेगा। आचार्य, बताइए क्या सुझाव है आपका? आप जो भी कहेंगे वो मान्य होगा। नहीं चंद्र, इसका निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। मैंने तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया ताकि अपने जीवन के निर्णय तुम स्वयं ले सको। और अभी जिस विषय पर यह चर्चा हो रही वो केवल तुम्हारे निजी जीवन से नहीं, अपितु राजद्रोह से भी संबंधित है। यदि कोई राजकीय संकट होता तो उपस्थित मंत्रीगण आपस में विचार विमर्श करके कोई निर्णय दे देते, परंतु इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल तुम्हारा है। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज, हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। तो प्रस्तुत करो उसे। तो मैंने निर्णय लिया है कि नंदिनी को आजीवन महल का परित्याग करना होगा। और इसे मैं मृत्युदंड देता हूं। नहीं मां, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नंदिनी निर्दोष है। इस व्यक्ति का संबंध मेरे साथ है, नंदिनी के साथ नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो भी तब से जब से हम विशाली नगर में थे। यदि ये पत्र छाया के थे तो नंदिनी ने कुछ कहा क्यों नहीं? वो चुप क्यों खड़ी रही? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।